मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परियार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आज की सुबह की 7 बजे की क्लास में, जिसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के उपनाम, महत्वपूर्ण कथन और विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लेके आए हैं किशोरावस्था की शारीरिक विशेषताएं, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास के संदर्भ में। ठीक है, तो बिल्कुल हम चलते हैं बारी बारी से, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ठीक है, चलिए। सबसे पहला, किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, हम किशोरावस्था जो है बाल विकास की एक अंतिम अवस्था है। उस अवस्था में हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि शारीरिक विकास का कंपैरिजन करें, क्योंकि कंपैरिजन से आपको या तुलनात्मक अध्ययन से आपको चीज़ें याद रह जाती हैं। तो सबसे पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आती है हड्डियाँ। देखिए, याद करते जाइए मेरे साथ। शैशवावस्था में 270 हड्डियाँ होती है, बाल्यावस्था में 350 होती है और किशोरावस्था में 206। याद है ना आपको? बिल्कुल याद है। तो ये बिल्कुल आपके सामने 270, 350 और 206 ये हड्डियाँ होती है। शुरुआत में हड्डियाँ बहुत कोमल होती है, यहाँ से यहाँ तक जब हड्डियाँ बहुत कोमल होती है, और कोमल हड्डियों के कारण क्या होता है, हड्डियाँ जो होती है थोड़ी और बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 350। और यहाँ पे हड्डियों का क्या हो जाता है? अस्थिकरण हो जाता है। अस्थिकरण का मतलब होता है हड्डियाँ जुड़ने लग जाती है, तो अस्थिकरण के कारण हड्डियाँ कम हो जाती है और 206 हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास दांत बहुत इंपॉर्टेंट। जन्म के समय कितने दांत होते हैं? 0। 6 माह में 1 दांत आता है। और इस अवस्था के अंत में मतलब क्या होता है? इस अवस्था के अंत में कितने दांत हो जाते हैं? 16 दांत हो जाते हैं। ठीक है, उसमें से 12 तो अस्थायी होते हैं और 4 स्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब होता है दूध के दांत। अस्थायी दांत का मतलब होता है दूध के दांत हैं जो बाद में जाके गिर जाते हैं। तो इस अवस्था के बारे में बात करें तो इस अवस्था में 16 दांत होते हैं। जन्म के समय कोई दांत नहीं होता है और 6 माह में 1 दांत आता है। और इस अवस्था के अंत का मतलब होता है, अवस्था का अंत का मतलब होता है 6 साल तक के लगभग। 6 साल तक बच्चे के अंदर 16 दांत आ जाते हैं मुंह में, और 12 तो अस्थायी होते हैं और 4 स्थायी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हमारे जब बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 6 से लगाकर 12 साल तक के बच्चे हैं, तो जो कच्चे दूध के दांत होते हैं वो गिरने लग जाते हैं और 15 पक्के दांत आ जाते हैं। ठीक है, कच्चे दूध के दांत गिरने लग जाते हैं और 15 पक्के दांत यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं किशोरावस्था की तरफ। तो किशोरावस्था में यहाँ पे 28 दांत हो जाते हैं। कितने दांत हो जाते हैं? 8। दूध के दांत सब गिरा जाते हैं, और यहाँ पे जो आपके 12 लगाकर या 13 साल से लगाकर 18 साल तक के बीच उम्र जो होती है किशोरावस्था में 28 दांत होते हैं और 4 प्रज्ञा दांत होते हैं। प्रज्ञा दांत को हम अक्ल दाढ़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ल दाढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अक्ल दाढ़। तो हमारे जनरली दांत तो कितने होते हैं? 28 ही होते हैं। 4 प्रज्ञा दांत होते हैं, तो 28 और 4 कितने होते हैं? 32। इसीलिए इसको 32 दांत का वाला कहा जाता है। पर प्रज्ञा दांत जरूरी नहीं है कि वो सभी के उगे। किसी का 1 उगता है, किसी का 2 उगता है, किसी का 3 उगता है, किसी का 4 होता है। जिसमें ज़्यादा अक्ल आ जाती है ना, उसके 4 दांत हो जाते हैं। तो 28 और 4 कितने हो जाते हैं? 32 दांत हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे पास अगले लंबाई बांटते हैं। लंबाई आपको पता है, शैशवावस्था में बालक की जो प्रारंभिक लंबाई होती है वो 51 और 50.5 सेंटीमीटर बालिका की होती है। बालक की 108 सेंटीमीटर और बालिका की 107 सेंटीमीटर। यानी शैशवावस्था के अंत तक बालिका बालक से छोटी ही होती है। लंबाई अगर बात करें बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में देखिए, शैशवावस्था का जो अंत होगा वही बाल्यावस्था का प्रारंभ होगा, और किसी अवस्था का अंत ही दूसरी अवस्था का प्रारंभ होता है। तो बालक की लंबाई 108 और बालिका की 107 यहाँ पर बढ़कर 136.3 हो जाती है, 149। यानी यही एक ऐसी अवस्था होती है, बाल्यावस्था का जो अंत होता है, यानी 11 से 12 साल के बीच में, वहाँ पर बालिका की लंबाई बालक की लंबाई से बढ़ जाती है। ठीक है, और यही जो बाल्यावस्था की जो अंतिम जो लंबाई होती है वही किशोरावस्था का प्रारंभ मानी जाती है। और बालक की यहाँ पे 136.3 और बालिका 149.2 और अंत में 161.8 और 151.6 बालिका की हो जाती है। सामान्यतः बालिकाएं बालक से छोटी ही होती है लंबाई में। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह से कंठाग्र करना है, याद रखना है, अपनी कॉपी में लिखना है। अब आते हैं हृदय की धड़कन। तो हृदय की धड़कन में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शैशवावस्था में 140 होती है, बाल्यावस्था में 100 होती है और किशोरावस्था में कितनी होती है? 72। ये तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ पे किया। किशोरावस्था में कुछ ग्रंथियों का विकास होता है।
ध्यान रखिएगा। ग्रंथियां होती है, देखिए अभी तक जो ग्रंथियां होती है, ग्रंथियों से ही क्या होता है कि पुरुष पुरुष दिखता है और जो महिला है महिला दिखती है। तो वो ग्रंथियों का लगभग 11-12 साल तक लगभग कम विकास होता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा विकास किशोरावस्था में होता है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए ग्रंथि, और ग्रंथि से एक हार्मोन का स्त्रावण होता है और उसके प्रभाव क्या क्या अपने शरीर में दिखते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी ग्रंथि है जनन ग्रंथियाँ। कौन सी ग्रंथि है? जनन ग्रंथियाँ। जनन ग्रंथियाँ जो होती है उसमें पुरुष में एड्रोजन नाम का एक हार्मोन स्रावित होता है और महिला में एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन स्रावित होता है। एंड्रोजन हार्मोन पुरुष में होता है और महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है। उसके कारण जनन अंगों का विकास होता है। जनन अंगों का मतलब होता है जो जनन अंग जो होते हैं वो उनका विकास होता है, और उनके होने के कारण जो पुरुष जो होते हैं वो पुरुषोचित गुण का विकास होता है और स्त्रियों में स्त्रियोचित। यानी यहाँ पर देखिए आप 11-12 साल तक का जो बालक है और बालिका है, अगर आप कपड़े पहना के खड़ा कर दो तो कहीं भी आप ये पता नहीं लगा सकते। अगर उनके बाल भी बिल्कुल एकदम काट लो तो उसमें कहीं पर भी आप ये पता नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप आवाज़ की बात करेंगे तो आवाज़ भी पुरुष की पतली रहेगी, महिलाओं की भी पतली रहेगी। उसके शरीर में किसी भी प्रकार का इस प्रकार से नहीं रहेगा कि उसके शरीर से पता लगाया जा सके कि वो पुरुष है कि महिला है। पर यहाँ पर जनन अंगों का विकास होने के कारण यहाँ पे स्त्री जैसी दिखने लग जाती है, मतलब बालिका जो रहती है वो स्त्रियोचित गुण प्राप्त करती है और पुरुष जो है या बालक जो है पुरुषोचित गुणों का विकास होता है। ये किसके कारण होता है? जनन ग्रंथियों के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि। अब आते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का क्या काम होता है? थायराइड ग्रंथि जो क्या होती है सक्रिय हो जाती है। इसमें जो एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण किशोर का मतलब होता है जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में कर्कश या मोटी आवाज़ आती है और किशोरी यानी महिलाओं में मधुर या कोमल आवाज़ आती है। तो इस प्रकार से थायराइड ग्रंथि में हार्मोन थायरोक्सिन नामक स्रावित होने के कारण किशोर और किशोरी में आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद आते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि में क्या होता है? एड्रिनलिन नाम का एक हार्मोन स्रावित होता है जो आपके संवेगों को नियंत्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। हम देखो प्रश्न परीक्षा में आता है ऐसा कि कौन सा हार्मोन हमारे संवेगों को नियंत्रित करता है। तो संवेगों को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है वो एड्रिनलिन होता है और वो एड्रिनल ग्रंथि के कारण होता है। संवेगों को नियंत्रित करता है। अगर इसकी कमी हो जाए, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो व्यक्ति क्या होता है? चिड़चिड़ापन, उदास और निर्बल हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस हार्मोन की कमी नहीं होना चाहिए। उसके बाद होती है लास्ट में पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मस्तिष्क में विद्यमान होती है। हमारा जो मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, वहाँ पे विद्यमान, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कौन सा होता है? वृद्धि हार्मोन। इसके कारण क्या होता है? ग्रंथि के सक्रिय होने से बालक लंबा तथा कम सक्रिय होने से शारीरिक विकास कम होता है। यानी आदमी की लंबाई, जो बालक बालिका की जो लंबाई होती है वो पीयूष ग्रंथि के कारण होती है और पीयूष ग्रंथि के कारण ही उसके शारीरिक विकास का कम बढ़ना होता है। अगर पीयूष ग्रंथि का विकास सही ढंग से होता है तो इसमें बालक की जो लंबाई है, उसका शारीरिक गठन जो है वो पुरुष और महिलाओं या फिर यहाँ पे किशोर और किशोरी का वो सुनियोजित ढंग से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा? हार्मोन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं मस्तिष्क का भार। देखो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि मस्तिष्क का जो भार होता है वो शेषवावस्था में, देखिए अब आप यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करिए। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपने देखा होगा किशोरावस्था में मस्तिष्क का जो वजन है वो 1 किलोग्राम 400 ग्राम, और आपका शेषवावस्था में प्रारंभ में 350 ग्राम और शेषवावस्था के अंत में 1 किलो 250 ग्राम। अब 1 किलो 250 ग्राम से अंत में जाकर आपका वजन कितना बढ़ गया? 150 ग्राम बढ़ा। अब यहाँ पे अगर देखें तो बाल्यावस्था में केवल 10 ग्राम बढ़ा, ठीक, और यहाँ पे 140 ग्राम आपका बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका 90% तो मस्तिष्क का विकास 40 शेषवावस्था में हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ परसेंट होता है और यहाँ पे कुछ परसेंट होता है। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मिलकर 10% मस्तिष्क का विकास और होता है। तो यानी यहाँ कह सकते हैं कि मस्तिष्क का 90% विकास कहाँ हो जाता है? आपका शेषवावस्था में हो जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारे पास किशोरों में मानसिक विकास। देखो किशोरों में अभी हमने शारीरिक पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं मानसिक विकास। किशोरों में मानसिक, देखिए मानसिक विकास के बारे में जीन पियाजे ने भी अच्छी तरह से बताया है, हम आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ से हम गुजर रहे हैं इसलिए। तो किशोरावस्था में मानसिक विकास के बारे में ये कहा गया है कि 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक हो जाता है, क्योंकि शेषवावस्था में 90% हो जाता है और 16 वर्ष में जाके
पूरा 100% हो जाता है। ये कौन कह रहा है? क्रो एंड क्रो। पर यहाँ पे वाटसन जो है वो कहते हैं कि 18 वर्ष में पूर्ण वार्षिक विकास होता है। सभी ने अपने अपने तर्क के हिसाब से दिए, ठीक है। अब यहाँ पे किशोरावस्था में मानसिक विकास में पूर्ण मानसिक विकास के कारण बालक में चिंतन, मनन, सोच, विचारधारा, कल्पना, दिवा स्वप्न, स्मरण का विकास हो जाता है। यानी यहाँ पे मानसिक यानी उसके मस्तिष्क से रिलेटेड सारी क्रियाएं, मस्तिष्क जैसे सोचना, चिंतन करना, मनन करना, सोचना, उसकी विचारधारा, उसका कल्पना, वो कल्पना करके सोच लेगा कि यार अभी है ना कोरोना वायरस फैल रहा है, तो कोरोना वायरस से पढ़ाई के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मैं आगे जीवन में क्या। दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखना, स्मरण का विकास हो जाता है, मेमोरी उसकी पावरफुल हो जाती है। तो यहाँ पर ये किसके कारण होता है? मानसिक विकास के कारण होता है। शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है, मतलब उसकी जो वोकेबलरी है वो वोकेबलरी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पर उसके पास बहुत सारे शब्द हो जाते हैं, वो स्टेज पर जाकर लेक्चर या भाषण भी दे सकता है। इस अवस्था में स्मृति का तीव्र विकास होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मेमोरी बहुत पावरफुल होती है। देखिए 6ठी 7वीं 8वीं तक आपने क्या करते हैं, जनरली कोई भी निबंध याद करना होता है तो आपको बड़ी मुश्किल से याद होता है। पर जब 11th 12th में आप आ जाते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े 2-2 3-3 पेज के उत्तर भी आप याद कर लेते हैं और लिख देते हैं। वो किस लिए कर लेते हैं? क्योंकि आपकी मेमोरी बड़ी पावरफुल हो जाती है और वो चीज़ों को याद रख पाती है, ठीक है। अब उसके बाद होता है अभिरुचियों में परिवर्तन। यहाँ पे थोड़ी रुचियाँ जो होती है उस रुचियों में परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, क्यों परिवर्तन हो जाता है इसके बारे में बताएंगे आप? क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या होता है, बाहर जाता है, और बाहर जाता है तो वो क्या करता है, अपने दोस्तों के जैसा दिखना चाहता है। अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, यानी अपना जो मित्र होते हैं, सखा होते हैं, उनके हिसाब से दिख जाता है और उनके हिसाब से कपड़े पहनना पसंद करते हैं, उनके हिसाब से बाल रखना पसंद करते हैं। तो उसकी जो अभिरुचियाँ हैं, उसकी जो हॉबीज़ है वो उसके हिसाब से बदल जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास ये हो गया आपका मानसिक विकास। अब आता है सामाजिक विकास। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए किशोरावस्था में सबसे पहले है समूह का निर्माण। समूह का निर्माण का मतलब होता है बालक क्या करता है, समूह का निर्माण करता है। समूह का निर्माण के लिए वो क्या करता है, बालक भ्रमण करता है। भ्रमण का मतलब घूमने जाता है। चलो 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 हम घूमने जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे कॉलेज से बंक करके और यहाँ पे घूमने भी जाते हैं, स्कूल से भी बंक कर लेते हैं। और ये काम किसी के लिए करते हैं? वो आनंद के लिए, उनको मज़ा आता है, मनोरंजन के लिए। और वो समूह बनाते हैं और ये जनरली समूह उनके विषम लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? विषम लिंगी, मतलब लड़का लड़की के साथ और लड़की लड़के के साथ, इस प्रकार के समूह बनाती है, ठीक है। नेतृत्व व सद्भावना का विकास होता है। यानी यहाँ पे उसको नेतृत्व, लीडरशिप की भावना होती है, सद्भावना, किसी के प्रति अच्छी भावना का विकास होता है। थोड़ा दबाव व संघर्ष की ये सामाजिक अवस्था भी होती है। दबाव व संघर्ष का मतलब होता है थोड़ा प्रेशर रहता है, क्योंकि माता पिता के मध्य मतभेद शुरू होता है। या दबाव और संघर्ष क्यों आता है? क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा ये रहे, तो अपन चाहते हैं कि नहीं, मैं तो स्वतंत्र विचारा कर रहा हूँ। माता पिता चाहते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट लेना, बच्चा चाहता है कि मैं तो ये सब्जेक्ट ले हूँ। उसके बाद माता पिता चाहते हैं कि इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनना, बालक चाहता है कि इस प्रकार के कपड़े पहनना। तो इस प्रकार से माता पिता के मध्य मतभेद रहता है बालकों के प्रति, और उनके बीच में संघर्ष रहता है, और ये बड़ी कठिन अवस्था होती है, ठीक है। तो ये दबाव का और संघर्ष का होती है। समाजीकरण की जटिल अवस्था होती है। समाजीकरण की जटिल अवस्था का मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, समाज क्या चाहता है, माता पिता जनरली क्या होता है, उपदेश देते हैं, ये नहीं करना ना, हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, नहीं ऐसा होता था। पर जनरली क्या होता है, बालक मानता नहीं, ओ आपकी बात, आपके ज़माना की बातें छोड़ो, अभी तो न बदली के समय। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो समाजीकरण जो होता है वो थोड़ा जटिल होता है। समाज कुछ अलग चाहता है और बालक कुछ अलग सोचता है, ठीक है। उसमें भावी जीवन की चिंता भी होती है। यहाँ पे भावी जीवन की चिंता का मतलब होता है जैसे कि भावी जीवन की उसकी शादी कब होगी, किससे होगी, जिससे होगी वो अच्छी होगी कि नहीं होगी, व्यवसाय, वो कोई धंधा करेगा कि नहीं करेगा, धंधा करेगा तो कैसा करेगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, है ना, उसका धनार्जन कैसे होगा, मतलब वो धन की प्राप्ति कैसे करेगा, ठीक है। उसकी परीक्षा होगी, एग्ज़ाम अगर दे रहा है, वो एग्ज़ाम दे रहा है, परीक्षा दे रहा है, तो परीक्षा का परिणाम कैसा आएगा, उस परिणाम के प्रति, तो यहाँ पे लगभग भावी जीवन की पूरी चिंता उसकी हो जाती है, ठीक है। तो ये किशोर अवस्था का क्या हो गया, आपका सामाजिक विकास हो गया। यहाँ पे जोजेफ नाम के एक आदमी है, वो बड़ी बात कहते हैं कि अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके और जिनको खुले मन से बात की जा सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, मित्र जो होते हैं वो मित्र ऐसे बनते हैं कि जिनसे खुले मन से बात की जा सके। खुले मन से बात की जा सके मतलब अपने दिल की बात बता दे, पूरी तरह से अपने मन की बात बता दे, कुछ भी बात बता दे, माता पिता की बात भी बता दे। तो मेरी मम्मी मेरे से लड़ रही, मेरे पापा मेरे से लड़ रहे हैं, मेरे पापा मेरे को ये नहीं करने दे रहे हैं, वो अपने मन की सारी बात उसको बता दे। इस प्रकार के मित्र अधिकांश किशोर बनाए और जिनसे खुले मन से बात की जा सके। ये जोजेफ का कथन है किशोर अवस्था के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, संवेगों के बारे में क्या रहता है। तो आपको पता ही है किशोरावस्था में जो उसके संवेग होते हैं बड़े तीव्र होते हैं।
तीखे होते हैं, ठीक है, उनमें कंट्रोल तो हो जाता है पर जनरली क्या होते हैं, वो तीखे होते हैं। तो किशोरावस्था, तीव्र संवेगात्मक विकास किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता होती है, यानी उसका जो संवेगात्मक विकास है वो बड़ा तीव्र होता है और उसका विकास किशोरावस्था की प्रमुख होती है। संवेगों में परिपक्वता भी आ जाती है। अच्छा, परिपक्वता का मतलब क्या होता है, उसके संवेग जो हो जाते हैं मैच्योर हो जाते हैं, यानी इसका मतलब होता है जैसे कि जहाँ पे हंसना होता है वहीं हंसता है, जहाँ पे रोना होता है वहीं रोता है। ऐसा नहीं कि इसके विपरीत वो व्यवहार करे, उसके संवेग होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। माता पिता व अन्य पारिवारिक संबंधों में तनाव होने से, इच्छा पूर्ति न होने से किशोर तनाव में रहते हैं, तो बिल्कुल रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा जो क्या होता है तनाव में रहता है कि यार मेरे साथ क्या होगा पारिवारिक संबंध में, तो उसका जो संवेग होते हैं वो बड़े थोड़ा तीखे तीखे भी हो जाते हैं। कभी कभी वो माता पिता के सामने भी बोलने लग जाता है, ठीक है। प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति, प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप से प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, स्थायी रूप का मतलब होता है अगर उसके अंदर कोई प्रेम हो गया, प्रेम का मतलब होता है जब उसकी पहली नज़र का लव एट फर्स्ट साइट कहा जाता है ना, पहली नज़र का प्रेम। तो किसी लड़के को या लड़की को किसी से अगर पहली नज़र में प्रेम हो गया तो बिल्कुल स्थायी रहता है, वो जीवन भर उसके याद रहता है, ठीक है। अब प्रेम, तो वो क्या होगा, वो संवेग जो प्रेम का जो संवेग है वो उसका जीवन भर रहेगा। दया, किसी के प्रति अगर उसने दया जताई तो वो दया का भाव उसके अंदर हमेशा रहेगा। किसी के अंदर क्रोध का मतलब होता है यहाँ पर अगर किशोर अवस्था में किसी से क्रोध हो गया, किसी से घृणा हो गई, तो वो क्या होता है, वो हमेशा रहेगा। वो बालक अगर 5 साल के बाद भी उसके सामने रहेगा तो उसके अंदर क्रोध की भावना उमड़ती रहेगी। सहानुभूति, सिंपैथी, किसी का हाव भाव देखकर, किसी की गरीबी को देखकर मन में जो करुणा की भावना आ जाती है, सहानुभूति की भावना आ जाती है, उस सहानुभूति की भावना उसके मन में हमेशा रहती है और इस प्रकार के दृश्य को देखकर उसके मन में सहानुभूति हमेशा बन जाती है। तो ये सारे संवेग क्या होते हैं, स्थायी रूप से कर लेते हैं और वो हमेशा रहते हैं उसके। काम भावना पुनः तीव्र हो जाती है। अच्छा, पुनः शब्द क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे सिगमंड फ्राइड ने लिखा है कि शैशवावस्था में भी होती है काम की भावना होती है, तो इसीलिए सिगमंड फ्राइड के ही कथन के अनुसार उन्होंने लिखा है कि काम भावना पुनः तीव्र, क्योंकि बाल्यावस्था में तो सुप्त अवस्था में होती है और किशोर अवस्था में वो फिर क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, ठीक है। और विषम लिंगी के प्रति प्रेम का विकास होता है, तो यहाँ पर लड़के का लड़की के प्रति और लड़की का लड़के के प्रति प्रेम का विकास होता है, ठीक है। यहाँ पे जीने मरने की कसमें खाते हैं और इस प्रकार से संवेग उनके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किशोर में शारीरिक कमजोरी, असफलता, बीमारी, आलोचना करने वाले लोगों के कारण भय का तीव्र संवेग होता है। देखिए, शारीरिक कमजोरी का मतलब क्या हो रहा है, जैसे बच्चे क्या होता है तांतले होते हैं, कभी कभी क्या होता है 17 से 18 साल तक उसके शरीर में विकासहीन होता है, तो उस शारीरिक कमजोरी के कारण क्या होता है, उसको बड़ी बेचैनी सी फील होती है। तो सलमान खान जैसी बॉडी है ना, अक्षय कुमार जैसी बॉडी चाहिए उसको, तो वो तो मिल ही नहीं पाती उसको, बिल्कुल ऐसा मरने जैसा हो रहा है। और कभी उसको असफलता का भी भय रहता है, अरे भाई वो और मैं सफल हो जाऊंगा नहीं होगा। असफलता का भय भविष्य के कारण होता है कि अगर मैं आज फेल हो गया तो मेरे भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बीमारी भी कभी कभी छोटी छोटी बीमारियां भी हो जाती है और आलोचना का भी शिकार करता है कि देखो वो बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता है, ऐसा नहीं करता है। उसके कारण क्या होता है, उसके अंदर भय का संवेग तीव्र पैदा हो जाता है और उस भय का निकालना बहुत जरूरी, नहीं तो किशोर अवस्था में बालक भ्रमित हो जाता है और यहाँ पर वो आत्महत्या जैसे कदम भी इसी अवस्था में उठाता है। तो उसके और ये आत्महत्या का जो कदम है वो जनरली बालक केवल तभी उठाता है जब उसके संवेग अनियंत्रित हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माता पिता और अपने पालक और शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है कि वह बच्चों के संवेगों को नियंत्रित करे और उनके बारे में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे समझा पाए। देखिए, किशोरावस्था में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, देखिए ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, क्या था विकास की अवधारणाएं, उसका अधिगम से संबंध। तो उसमें अपनों विकास के अधिगम अवधारणाओं के बारे में पढ़ा, उसके आयाम के बारे में पढ़ा, वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा, और उसके बाद गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और मानसिक विकास के बारे में पढ़ा। तो आज ये किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में जो चैप्टर था उसको हमने ख़त्म किया है और इसका आप छोटा सा एक टेस्ट रहेगा, तो बिल्कुल आप तैयार रहिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हमारे साथ एमपीटेट मिशन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, भले वो सीटेट की एग्ज़ाम हो या राजस्थान टेट की एग्ज़ाम हो या फिर एमपी टेट की हो या ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टेट की एग्ज़ाम हो उसके लिए बिल्कुल तैयार है। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।